हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज फ्राइडे है और आज हम हफ्ते भर की जो खबरें थी उनका वीकली राउंड अप करेंगे और जिनमें यकीनन खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इलेक्शन है हफ्ता भर वो खबरों की जीनत रहे। इसका पहला मरहला उसमें पीटीआई की नाकामी का अब हम देख रहे हैं। आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो नतीजा ये निकला पीटीआई के लिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में पार्टी की तमाम तंजीमें तोड़ दी हैं और तहलील कर दी हैं और 21 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम की गई है जो कि पार्टी की तंजीम साजी और बल्दियाती इंतखाबात को अब आगे देखेगी। बड़े सख्त किस्म के जो है रूल्स सेट किए गए हैं, ख़ासकर जो ख़ानदानी सियासत हमें नज़र आई थी उसके हवाले से कि ये जो मरकज़ी तंजीम होगी यही देखेगी, ये उनके पास नहीं होंगे जो इलाकाई जो रहनुमा होंगे वहाँ पे। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ है उसमें इख्तिलाफात बल्दियाती इंतखाबात से पहले भी कई बार खुलकर सामने आए हैं। जो भी आप आए रोज़ देखते हैं नूर आलम साहब को मीडिया पे, वो पहले भी इन सब चीज़ों की निशानदेही कर चुके हैं। अब डॉक्टर हशाम उन जैसे भी रहनुमाएँ हैं जिनको जो क़यादत को ख़बरदार करते रहे इससे पहले ही कि हालात इस तरफ जा रहे हैं, पार्टी के लिए जो है वो आवाम में जाना मुश्किल हो चुका है और क्या इश्यूज़ हैं जिन लोगों को टिकट दिए जाते हैं उनके हवाले से। तो ये कोई पहली और नई बात नहीं है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि अब इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से। अब ये बात जो है इख्तिलाफात की सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद भी नहीं है। जो आवाज़ें कराची से, सिंध में बिलखुसूस कराची से उठ रही हैं, उनमें 2 MNAs और 1 MPA है जिन्होंने वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर को ख़त लिखकर गैस की किल्लत को के हवाले से तशवीश का इजहार किया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ख़त में एक MNA ने यह भी कहा था कि ये शर्मनाक है जो इस वक्त गैस की किल्लत है और हमें नहीं समझ आ रहा कि हम कैसे आवाम के सामने जाएंगे। शिकवा ये भी उनकी तरफ से सामने आया था कि हमाद अज़हर साहब बात का जवाब भी नहीं देते। तो ये तो वो रहनुमाएं जो मीडिया के सामने आ चुके हैं और उनकी बात रजिस्टर हो चुकी है। इत्तलात ये है कि पीटीआई और इत्तेहादी अरकान महंगाई और अवामी मुश्किलात की वजह से परेशान हैं और इत्तेहादी पहले भी काफ़ी लीग ये मामला सामने रख चुकी है जॉइंट सेशन से पहले कि अवाम के सामने हम कैसे जाएंगे अगले इंतखाबात के लिए। ये एक संजीदा मसला है। तो क्या ऐसे में सिर्फ पार्टी का जो रहा सहा तंजीमी ढांचा है उसको ही ख़त्म कर देना दुरुस्त होगा कि ये बर वक्त है, अब भी गुंजाइश है ऐसा करने से कोई फ़ायदा हासिल हो, या फिर महज बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवारों की सिलेक्शन को ठीक करने और नई तंजीम साजी का आज़म जो है वो काफ़ी होगा आगे के लिए। ये मामला है, इसके ऊपर आज एक तो हम इसके ऊपर बात करेंगे और फिर इस नुक्ते पर भी हम बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तहरीक इंसाफ थोड़ी कमज़ोर क्या पड़ी, थोड़ी नाकाम क्या हुई। अपोजिशन की तरफ से ऐसे बयान आना शुरू हो गए कि जैसे अपोजिशन के लिए एक मैदान खाली हो गया। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो जल्द पाकिस्तान आकर अवाम के दरमियान होंगे। अयाज सादिक साहब ने तस्दीक की, बड़ा मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मुस्कुराहट इस बात का सबूत है कि अगले महीने नवाज शरीफ साहब को वो लाने लंदन जा रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब जो सियासी मंजरनामे पर हमें कम ही कम नज़र आते थे और बज़ाहिर बिलावल भुट्टो साहब ने संभाल ली थी क़यादत सियासी तौर पे, लेकिन अब जरदारी साहब जो है वो आए रोज़ उनका कोई ना कोई बयान आता है, ख़बरों की जीनत भी बनता है और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो वफाक का रुख करने जा रहे हैं। ये जानेंगे प्रोग्राम में कि क्या ये अपोजिशन का महज कॉन्फिडेंस है जो कि हकीकत के करीब भी है या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस है। इसके ऊपर भी बात होगी प्रोग्राम में। हमारे साथ तीनों शख्स मौजूद है जिनका हम तजिया हासिल करेंगे। मेरे पसंदीदा हैं और अपने अपने लिहाज से बहुत अहमियत के हामिल होते हैं उनके ओपिनियंस। ज़ैगम खान साहब हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाते हैं और बड़ी हकीकत पसंदाना किस्म का तबसरा पेश करते हैं। वेलकम कहूँगी आपको। आदिल शाजिब साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप बहुत बाखबर सहाफ़ी है तो आपसे कोई अंदर की खबर हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। और अथर काज़मी साहब भी हमारे साथ हैं और अथर साहब की ख़ास बात यह है कि वो हमेशा एक उम्मीद दिलाते हैं, ऑप्टिमिज़म की बात करते हैं। तो अगर कोई उम्मीद की गुंजाइश होप बाकी है तो आज वो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप तीनों को वेलकम कहूँगी प्रोग्राम में। आगाज़ ज़ैगम साहब आपसे करूँगी, रहनुमाई से आगाज़ करूँगी। अब आज जो पीटीआई ने ऐलान किया है, क्या आपकी नज़र में ये मरज़ की दवा है कि तमाम तंजीमी ढांचे उनको तहलील कर दिया गया और ख़ास सख्त किस्म का मौक़िफ़ अपनाया गया है? ये जो ख़ानदान के लोगों को टिकट जारी किया जाता है इससे मसाइल हल हो जाएंगे, फ़ायदेमंद होगा? देखिए अफसा, ये मसाइल का हल तो तब होता जब ये मसला होता। अगर पीटीआई की वाकई कोई जमहूरी तंजीम एग्जिस्ट कर रही होती तो उसको तब्दील करने से भी कोई फ़र्क पड़ता। इमरान खान साहब ने जो बिग टिकट आइटम से जो बड़े बड़े वादे थे वो ये थे कि दूसरी पार्टियां गैर जमहूरी पार्टियां हैं, वहाँ पे एक शख्स या एक ख़ानदान जो है उनका मालिक बना बैठा है और पीटीआई ऐसी नहीं होगी।
पीटीआई एक मुकम्मल जमहूरी जमात होगी, तो वो वादा तो ना रहा। तो ये नॉमिनेटेड लोग हैं, एक की जगह दूसरों को नॉमिनेशंस ले आएंगे। ना पहले ये मैटर करते थे इस तरह के इलेक्शन में, किसी इलेक्शन में, ना आगे ये मैटर करेंगे। और यही हाल दूसरी पार्टियों का भी है, मस से कि पाकिस्तान में कोई जमात जो है अंदरूनी तौर पे जब जमहूरी जमात है ही नहीं, तो फिर इससे क्या पड़ता है? ये तो मतलब सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब जिन इल्ज़ामात को उन्हें खुद फेस करना चाहिए, वजाहत देनी चाहिए, जिन मसलों की वजह से लोग नाराज हैं, उसकी बजाय वो कोई स्केप गोट ढूंढ रहे हैं। और कभी एक स्केप गोट नजर आता है और कभी दूसरा नजर आता है। अब कह रहे हैं जी खानदानों को जो है वो टिकटें दी। भाई पीटीआई तो अपने दूसरों लोगों के खानदानों में भी जाके घुस रही है। आपने देखा पिछले ही हफ्ते खानेवाल का बाई इलेक्शन हुआ था, तो पीटीआई ने किसको टिकट दिया? वो जो मुस्लिम लीग नवाज के जो रुकन वफात पा गए थे, उनकी बेगम को पीटीआई ने वोट दिया। यानी मरूसी सियासत की आप देखें, मुखालिफत का कमाल देखें कि दूसरे पार्टी का कैंडिडेट जो फौत हुआ है उसकी बेगम को वोट दे दिया। तो क्या वो केपी की जो जमात थी उन्होंने दिया था? जाहिर है एमएनए और एमपीए के लेवल पर तो हाईएस्ट लेवल किए जाते हैं, इमरान खान साहब खुद करते हैं। उन्हें इस बात को फेस करना चाहिए कि ये एक ट्रेंड जो आपको बहुत दिनों से नजर आ रहा था, लोगों की नाराजगी का, जो बाई इलेक्शंस में मुसलसल पीटीआई हार रही थी, उसके साथ आपने देखा जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में पीटीआई के साथ हुआ, उसके साथ कंसिस्टेंटली जो हमें साइंटिफिक पब्लिक ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं, उसी का एक मुजाहरा एक बड़े स्केल पे नजर आया है। यहाँ पे जो अहम बात है, जो कोई तवक्को नहीं कर रहा था, वो इसकी स्केल है कि जिस ये जगह और स्केल। मैं 2 हफ्ता पहले ही केपी में था 3-4 दिन के लिए। ये तवक्को थी कि कुछ ना कुछ पीटीआई लूज करेगी और शायद एएनपी कुछ गेन करेगी, लेकिन कोई भी मुबस्सिर वहां पे ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इस तरह का राउट होगा। और ये जो राउट हुआ है, ये एक लार्जर प्रोसेस जो बहुत दिनों से शुरू हुआ था, वो अब स्केल पर आ गया है। और उसके पीछे लार्जर चीजें हैं, जैसे आगे दोस्त डिस्कस करेंगे कि महंगाई है, एक आम आदमी को जिस तरह की तकलीफ है, और वो फेडरल गवर्नमेंट के मसले हैं, वो गवर्नेंस के मसले हैं, इकोनॉमी के मसले हैं, वो पार्टी की तंजीमों के मसले नहीं है। जी। ये उससे बढ़कर है यकीनन। अथर, आपकी नज़र में, और इसमें गलत क्या है जो नूर आलम साहब ने निशानदेही की? इनिशियली आके शौकत यूसुफजई साहब ने भी कहा कि महंगाई है, अवामी मसाइल है। हम भी मीडिया जब बात करते हैं अवाम यही कहते हैं। क्या उनको फ़र्क भी पड़ता है तंजीम साजी से, बजाय इसके कि उनके जो मसाइल उनके अपने लोग निशानदेही कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज करने के, तंजीमी ढांचे को यकसर बदल देना, इससे कोई फ़ायदा होगा? ताल्लुक है जिस वक्त वो पीपल्स पार्टी के अंदर थे, उस जमाने में वो जरदारी साहब के हवाले से क्या कहते थे वो भी हमें पता है। तो उनको तो मैं इतना नहीं अहमियत देता। जो इनके दरीना कारकुन हैं, जो लोग वो शिकायत कर रहे हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है। महंगाई भी एक मसला है, इसलिए कि अगर कोई मसला ना होता, जिस तरीके से पीटीआई एक तासुर दे रही है कि जी हमारी तो अपने साथ ही मुकाबला था और हम हार गए। भाई अगर बिल्कुल कोई मसला ना होता तो आप लोग जीत जाते। तो मसला तो है। अब जो उनकी तंजीम का जहां तक ताल्लुक है, अगर उसको खत्म करने से कोई चीजें बेहतर होंगी, देखिए एक कोशिश की जा सकती है, इसलिए कि टिकट्स की तकसीम के अंदर जो भी खैबर पख्तूनख्वा को थोड़ा सा समझते हैं, बहुत सारी जगहों के ऊपर लोगों को नजरअंदाज किया गया है, उनके दरीना कारकुन को नजरअंदाज किया गया है। और कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं होता जिसमें इनके अपने जो वफाक के लीडर हैं या जो सूबाई वुज़रा वगैरह हैं, उनके रिश्तेदार उसमें शामिल ना हो। कोई ऐसा इलेक्शन हुआ है आज तक जिसके अंदर परवेज खटक साहब का कोई फैमिली मेंबर ना हो? चाहे ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें हों, चाहे नौशहरा का इलेक्शन हो, चाहे किसी जगह का भी इलेक्शन हो, उनकी फैमिली का कोई ना कोई बंदा जरूर शामिल होता है। तो मारूसियत की जो बात करते थे खान साहब, उनकी अपनी टीम जो है वो उसके ऊपर बिल्कुल अमल दरामद नहीं करती है। दूसरी बात ये जो फर्क ये समझना जरूरी है कि पीटीआई में, नून लीग और पीपल्स पार्टी में खान साहब कोई अपने भतीजे भांजों को, अपने बेटों को, अपनी बेटी को कोई टिकट नहीं दे रहे। अब नून लीग के जो मरहूम जो उनके कैंडिडेट थे, उनकी बेगम को पीटीआई ने टिकट दिया, लेकिन उसी हलके में पीटीआई के कैंडिडेट को नून लीग ने टिकट दे दिया। तो ये इस किस्म की सियासत जो है, आप कब तक अवाम को तब्दीली के नाम पे बेचते रहेंगे? नून लीग के ऊपर आप तनकीद करते हैं, लेकिन आपकी अपने क्या हालात हैं? तो मेरे ख्याल में एक तरह से अवाम ने क्लियर मैसेज दिया है। बाकी इसके अंदर कुछ लोग इसको डील से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इसको अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमारी ये रही है कि हमारी कोशिश होती है सहाफ़ियों की, दानिशवरों की, सियासतदानों की, कि अवाम को बताएं कि दीवार के पीछे क्या है।
भाई जो दीवार के ऊपर तस्वीर लगी है वो तो पहले आवाम को बता देना कि हुकूमत की नाअहली है, पीटीआई की नाअहली है, जिसकी वजह से आज इस सूरत हाल का उनको सामना है। यही वजह है। आपकी नज़र में भी एक ब्रेक, आदिल साहब का खास कमेंट होगा उसके बाद, लेकिन सिर्फ जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये एक सिर्फ नूर आलम साहब का मसला नहीं, आप लोग ज़्यादा बेहतर उनका बैकग्राउंड समझते हैं। जो पीपल्स पार्टी के दौर में भी ज़र के खिलाफ भी उठ खड़े होते थे और असेंबली के फ्लोर से भी बात करते, तो इसमें क्या बुराई है? और दूसरी बात यह कि एक MNA और एक MP और 2 MNA सिंध से भी, कराची से भी इस वक्त हमाद अज़हर साहब के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं, तो ये किस हद तक संजीदा मसला है? पार्टी के अंदर से उठने वाली आवाज़ें, ये बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज हम वीकली राउंड अप कर रहे हैं और हफ्ते भर की खबरों के ऊपर खासकर पहले बात हो रही है कि क्या ये जो आईनी कमेटी बना दी गई है और तमाम तंजीमी ढांचे को PTI की तरफ से तहलील कर दिया गया है, ये फ़ायदेमंद साबित होगा? कोई डैमेज कंट्रोल अगले मरहले के लिए हो सकता है? आदिल, अब आपका कॉमेंट, जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, गैस बहरान की ये इंतहा है कि हमाद अज़हर साहब को आज एक PTV के माइक के सामने बैठ के खिताब करना पड़ा, बजाय इसके कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और सहाफ़ी सवाल भी कर पाते उनसे। वही हमाद अज़हर साहब जो कुछ वक्त पहले तक मनाजरे के चैलेंज कर रहे थे मीडिया के ऊपर आकर, दूसरी तरफ खुद हुकूमती जो शख्सियात हैं वो खुल के, क्या आपने इससे पहले कभी देखा है कि इतनी बड़ी तादाद में एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ उनके अपने अंदर से आवाज़ें मीडिया के तवज्जुह से उठना शुरू हो जाए? बहुत कम अफसा। एक तो ये है कि मैं आपको ये कहूँगा कि ये सिर्फ नूर आलम की बात नहीं है। आतिफ खान जो कि शुरू दिन से इमरान खान का बड़ा देरीना उनका कारकुन रहा है, फिर आप शौकत यूसुफजई से बात करें, और उससे भी ज़्यादा मैं एक हफ़्ता पहले KP गया इलेक्शन से और उस दिन भी मैं वहाँ पे था। ये जो रिज़ल्ट सामने आए ना, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, अगर आप 10 में से 10 वोटर से आप बात करें ना, तो उसमें से 6-7 का बड़ा क्लियर आंसर था कि किसी को भी वोट दे दें, अब इमरान खान को हमने वोट नहीं देना, क्योंकि महंगाई और वहाँ पे गैस का बड़ा शदीद जो KP के ये डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे ये हारे हैं। तो एक तो ये जो इन्होंने आज तंजीमें तहलील की हैं, मेरे ख्याल में PTI अगर इस वक्त हार्ट पेशेंट है ना, तो खान साहब ने इनको डेंटिस्ट के पास इलाज के लिए भेज दिया। ये लिटरली इसी तरह, क्योंकि सारी जमातें इलेक्शन मोड में चली गई हैं, आपने जनाब तंजीमें यहाँ पे तहलील कर दी हैं। फिर दूसरा कह रहे हैं कि जी मोरूसी सियासत, अगर मोरूसी सियासत PTI को हराती तो परवेज खटक के 7 लोग तो जनरल इलेक्शन में MP MNAs बन गए थे उनकी फैमिली से। अली अमीन का भाई लड़ा है, आपका शाह महमूद कुरैशी के बेटे को आप उठा के देख लें। तो अगर PTI को मोरूसी सियासत की वजह से शिकस्त होती तो कह रहे हैं उनकी अपनी औलाद तो उसमें नहीं है। अगर नहीं, अपनी औलाद क्या मतलब, पार्टी तो आपकी है ना, आपने तो इम्प्लीमेंट पार्टी के अंदर करना है, वो हमें रिफ्लेक्ट होता नजर नहीं आ रहा। दूसरा देखें, KP की जो डायनामिक्स है ना, वो ये है कि ये जो 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये इन्होंने 2013 में भी स्वीप किए, 18 में भी स्वीप किए, लेकिन इस दफ़ा पेशावर की 6 तहसीलों में से 6 में से 5 तहसीलें PTI हार गई है। क्या 6 के 6 टिकट गलत थे? ये नौश्ता दीवार खान साहब पढ़ नहीं पा रहे कि इनकी जो परफॉर्मेंस है, जो गवर्नेंस है, महंगाई है, उससे अवाम इतने तंग आ चुके हैं कि इनको झटके पे झटके मिलेंगे। इससे पहले बाई इलेक्शंस में झटके मिले, उससे पहले कंटोनमेंट पे झटके मिले, तो क्या हर जगह पे ये टिकट जो है ये उसका मसला है? दूसरा जो KP के जो रिजल्ट सामने आए ना, उसमें एक चीज मेरे लिए सरप्राइजिंग थी, वो ये थी कि ANP की जो परफॉर्मेंस है, मैं ये समझ रहा था कि ये जो गेन PTI जो लूज कर रही है ना, ये ANP गेन करेगी, लेकिन वो मौलाना ने गेन किया, और उसकी भी एक वजह जो हमें समझ आई, क्योंकि देखें आपकी नजर में क्या वजह? उसकी एक वजह ये, इट हैज नथिंग टू डू विद अफगानिस्तान। अब देखें, KP के जो लोग हैं, ANP को उन्होंने पहले सपोर्ट किया, सबसे ज्यादा तालिबान के खिलाफ ANP लड़ी, तो KP के जो वोटर है ना, वो एक प्रोग्रेसिव वोटर भी है एट द सेम टाइम। उन्होंने मौलाना को 2002 में सपोर्ट किया, लेकिन 13 में उठा के मौलाना को बाहर कर दिया, 18 में बाहर कर दिया। ये जो मौलाना की एक पॉलिटिक्स रही है ना 3-3.5 साल, मेरे ख्याल में उन्होंने अपने वोटर को कंफ्यूज नहीं होने दिया। उन्होंने ना सिर्फ इमरान खान को, बल्कि साथ में वो कहते रहे कि इमरान खान को कौन लेके आ रहे हैं, खुलकर मुखालफत की। वो जो वोट है, एक एंटाई, एक एस्टेब्लिशमेंट वोट जो है, वो मेरे ख्याल में ANP और पीपल्स पार्टी के पास जाने की बजाय वो इस दफा मौलाना को पड़ा है। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि KP में आप अपने उम्मीदवार बिठा दें वहां पे उसके हक में। और आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि
मैं ये तो नहीं कह रहा कि डील हो गई है, हाँ। लेकिन ये मैं आपको क्लैरिटी से कह सकता हूं कि केपी के इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट ने कोई मुदाखलत नहीं की और उसकी वो हमें रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। हम मौजू में ज़रूर आते हैं क्योंकि ये भी एक टॉपिक आपने छेड़ दिया है। ज़ैगम साहब, अब हम तंजीमी मामलात ये जो है ये इतनी स्ट्रगल कर रही है पीटीआई समझने को, तो हम इनको शक का फ़ायदा नहीं दे सकते कि पहली बार हुकूमत में आए हैं, इस किस्म की सियासत से शायद सीखने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आवाम ये नहीं देखती कि ये सेहत कार्ड भी दे रही है पीटीआई की हुकूमत, कामयाब जवाब प्रोग्राम भी इनका चल रहा है, हाउसिंग स्कीम का आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर एक बार खिताब किया और बड़ी प्रॉमिसिंग बातें की कि ये जो मुतवस्सित तबका है उसके लिए है, ये सब चीज़ें आवाम को क्यों नज़र नहीं आ रही? अब साहब बताइए, अफगानिस्तान में बहुत सी इंसानी जो है वो इमदाद जा रही है, ह्यूमैनिटेरियन एड जा रही है। क्या अफगानिस्तान के अवाम को खुश होना चाहिए? अगर इकानमी ठीक नहीं होगी तो इस तरह के जो प्रोग्राम हैं जो सिर्फ रिलीफ फराहम करते हैं वो लोगों को क्या दे सकते हैं? आप मईशत की हालत तो देखिए, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद की हालत तो देखिए, इस 3 साल में इन्फ्लेशन कितनी हो गई उसकी कैफियत तो देखिए, लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद और आमदनी कम हो गई है। इन 3 सालों में पाकिस्तान के आदमी की फ़ीकस आमदनी जो है वो बांग्लादेशी से 40% कम हो गई है। इनके आने से पहले बांग्लादेशी से ज़्यादा हुआ करती थी। और मैं नहीं समझता कि ये कहना दुरुस्त है कि ये पहली दफ़ा आए हैं। देखिए, केपी में तो पहली दफ़ा नहीं आए हैं, वहाँ तो 8 साल से ऊपर हो गए हैं, 9 साल होने को आए हैं। और कार्ड अच्छी बात सही, लेकिन क्या उस कार्ड के पीछे जो सेहत का सेक्टर है उसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है? पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है जहां पर कैपिटा जो स्पेंडिंग है हेल्थ पे वो कम तरीन होती है, दुनिया की बॉटम में है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। इन 3 सालों में हेल्थ के सेक्टर में खर्च कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, बल्कि बदकिस्मती से कोरोना की वजह से ये भी हुआ कि बहुत से डॉलर्स और बहुत सी फैसिलिटीज जो अवेलेबल हुआ करती थी आम सेहत के लिए वो भी कोरोना पर चली गई। तो आम आदमियों के लिए सेहत का बुरान जो है वो कम नहीं हुआ। ये एक इनोवेशन जरूर है, आप तारीफ कर सकते हैं कि सेहत जो है आप गवर्नमेंट की फैसिलिटीज एक तरीके से पहले दे रहे थे, अब आप उसको एक इनोवेशन लेकर आए हैं और एक मुख्तलिफ तरीके से दे रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के लिए अच्छी बात है। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वेस्टमेंट कमी का मसला कैसे हल कर देगी? आप प्राइमरी हेल्थ पर तो आपने कुछ खर्च ही नहीं किया, आप एजुकेशन पे आपने कोई हेल्थ नहीं किया। जो जलजले में गिरे हुए स्कूल थे, सैकड़ों स्कूल जो जलजले में गिरे थे, आप अंदाजा लगाइए कितना 20 साल हो गए, केपी में वो भी तामीर नहीं हुए। तो लोग किस बात की खुशी मनाएं? ये छोटी छोटी बातें हैं जो शहर के लोगों को मुतासर करती हैं कि देखें जी ये कमाल हो गया। उन लोगों को मुतासर करती हैं जो खुद सरकारी सेहत इस्तेमाल ही नहीं करते, जो खुद सरकारी स्कूलों में बच्चे भेजते नहीं है, उनके लिए सब कहानियां हैं। तो लोग जो खुद जिनका गवर्नमेंट से इंटरेक्शन है, जो इन फैसिलिटीज पे डिपेंड करते हैं, उनसे पूछ कर देखिए कि क्या आपको म्यारी सेहत मिल रही है, क्या प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो बेहतर हो गया है, क्या स्कूल्स बेहतर हो गए हैं? तो वो नहीं हुए क्योंकि रिफॉर्म्स नहीं हुए। बिल्कुल सही। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, वापस आके मतलब पूछेंगे तंजीमी ढांचा तो ठीक है, ठीक कर लेगी पीटीआई, लेकिन अवाम को क्या दिखाएंगे अगले आम इंतखाबात से पहले, क्या चीज़ बचा सकेगी पीटीआई को? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें हफ्ते भर की जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में। अथर, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी आप अपना कमेंट उस पर भी कीजिएगा, और मैं टॉपिक क्योंकि अब हम बदलते हैं, ज़रा अपोजिशन की खबर ले लेते हैं। तो अपोजिशन में जरदारी साहब आए रोज़ कोई ना कोई बात करें वफाक की तरफ आने की, फिर नवाज शरीफ साहब से मुतालिक भी बड़ी खबरें हैं। आज ज़रा ये बताते हैं कि जो तर्जुमानों का इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसमें ये कहा कि कयास आराइयाँ हो रही हैं कि नवाज शरीफ की सज़ाएँ ख़त्म होने वाली हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? इस सवाल उन्होंने रेज़ किया। आपके अंदाजे के मुताबिक ये बातें अचानक से डील की क्यों शुरू हो गई? नवाज शरीफ साहब की वहाँ पे कोई अहम मुलाकातों का तस्करा खबरों की जीनत बन रहा है, क्या हालात वाक़यात आपकी नज़र में इस तरफ इशारा करते हैं? देखिए, जहाँ तक लंदन में मुलाकातों का ताल्लुक है, आम मुलाकातों का मुझे नहीं पता किन मुलाकातों को जिक्र कर रहे हैं। रिसेंटली जो मुलाकातें हमने देखी, उनकी हनी अलबेला से मुलाकात हुई, सखावत नाज से मुलाकात हुई, ये स्टेज अदाकार हैं, कॉमेडियंस हैं, उनकी मुलाकातें हुई हैं मियाँ साहब से। अब क्या इनके जरिए एस्टेब्लिशमेंट डील करवा रही है? अब फाइनल डील कौन करेंगी? मीरा जी आके फाइनल डील साइन करेंगी? देखिए, ये बातें लोग वैसे ही करना शुरू हो जाते हैं। मियाँ साहब का हक है, वो सियासत करेंगे, वो चाहे लंदन में रहें या पाकिस्तान में रहें, पार्टी इस वक्त मियाँ साहब की ही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हो जाएंगे अगर मियाँ साहब नहीं आए, अगर मियाँ साहब 100 साल भी नहीं आते तो पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं होगा। नून लीग मियाँ साहब वापस आने की तैयारी है उनकी।
मुझे अभी मसला ये है कि अगर वापस वो आएंगे तो वो इस वजह से आएंगे कि उनका, आपको पता है कि वीजा रिजेक्ट हो गया है और इस वक्त वो अपील के अंदर है, उनका वीजा रिन्यू नहीं हुआ। तो इसी वजह से एक ये वजह हो सकती है कि ग्राउंड हमवार किया जा रहा हो कि मियां साहब को वापस आने के लिए। तो इसके अलावा अगर वापस उन्होंने आना होता तो वो पहले आ जाते, उनको किसने रोका हुआ है? यहाँ पे ये तासुर दिया जाता है कि मियां साहब जैसे एयरपोर्ट के ऊपर बैठे हुए और हर आने जाने वाले शहरी से वो पूछते हैं कि यार पाकिस्तान कौन सा जहाज जा रहा है, मैंने उसके ऊपर जाना है पाकिस्तान। भाई उनको किसने रोका हुआ है? वो आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, कोई भी तो उनको रोक नहीं रहा है। तो उन्होंने अगर आना होता तो वो अब तक आ चुके होते। वो तब ही आएंगे जब हालात साजगार होंगे। अब जहां तक हालात साजगार होने की बात है, प्रॉब्लम यह है कि अब जरदारी साहब की भी आपने जिक्र किया कि हालिया दिनों में वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो एक्टिव इसीलिए नजर आ रहे हैं कि जिस किस्म की बातें मीडिया के ऊपर हो रही थी और सिर्फ मियां साहब डिस्कस हो रहे थे, सिर्फ मरियम बीबी डिस्कस हो रही थी, तो उन्होंने फौरन आके ये कह दिया कि जी हमसे भी फार्मूला पूछा गया। हाँ। अब अगर जरदारी साहब से फौज फार्मूला पूछे तो जरदारी साहब हमें आके बताएंगे? जरदारी साहब उल्टे कदम चले जाएंगे जीएचक्यू में। प्रॉब्लम यह है कि ये रोज अपना सीवी भेजते हैं, रोज जाके उनका दरवाजा खटखटाते हैं और अब तंग आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। और यहाँ पे आखिरी चीज मैं ये कहूंगा कि अब मौलाना जो जीते हैं केपीके के अंदर, उसके बाद भी जो उन्होंने पहली मीडिया टॉक की उसके अंदर उन्होंने क्या बात की? हम पे एतबार करो, हम इनसे बेहतर हुकूमत चला लेंगे। इसी किस्म की बात जरदारी साहब ने की कि पहले उसको फारिग करो। तो वो किधर गया सारा बयानिया के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ धरना होगा, जीएचक्यू के खिलाफ बाहर धरना होगा, वोट को इज्जत मिलेगी। मसला वही है कि रोज ये अपना सीवी भेजते हैं, आगे से नजरसानी नहीं हो रही। हाँ, और वही प्रॉब्लम है। हाँ, मैं फिर आदिल आपकी तरफ ये मसला नवाज शरीफ साहब स्पेसिफिक अगर हम बात करें, मसला उनके वीज़े का ही है जिसको सियासी तौर पे कैश करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं कि मुल्की हालात के पेश नज़र वो वापस आ रहे हैं, या फिर इशारे जो हमारी आवाम को समझाने के लिए आसान अल्फाज में अथर भी बड़ा क्लियर तज्जिया पेश करते हैं आवाम को समझाने के लिए कि डील हो गई है, उनसे लोगों ने मिल लिया जाके आप वापस आएँ, आपको इक़्तिदार दे दिया जाएगा। ये मामला है या सिर्फ ये CV दिखा के इशारे दे के कोशिशें कर रहे हैं को बात करने लोगों? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ के आने ना आने का डिसीजन हैज़ एनीथिंग टू डू विद द वीज़ा। वो जब तक वहाँ पे रहना चाहें वो वहाँ पे रहेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि मुझे मिले हुए तकरीबन 2-2.5 माह तो हो गए हैं लंदन में, जब मेरी उनसे 2-2.5 घंटे तकरीबन मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त ये रिफ्लेक्ट हो रहा था, मेरी अपनी असेसमेंट ये थी कि शायद वो दिसंबर में आ जाएंगे। अच्छा। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में जो उनका एक था कि जनाब इमरान खान अपने बोझ से खुद ही गिरेगा और उसके बाद फिर तो चीजें जो हैं वो मियां साहब ये समझते हैं कि वो नौबत तकरीबन आ चुकी है। और नहीं, लेकिन देखें ना, कंटोनमेंट का रिजल्ट आप देख लें, फिर उसके बाद केपी के बाई इलेक्शंस, उससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात सारे हुए। दूसरा ये है कि मियां साहब को जब ये अंदाज़ा हो जाएगा, और वो मेरा ख्याल है तकरीबन इस पर आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस होने की उन्हें कोशिश कराई जा रही है, उनकी बाकी लीडरशिप तो कन्विंस हो गई है कि अभी जो मुदाखलत होती थी वो बंद हो गई है। मतलब आखिरी दफ़ा जो जॉइंट सेशन में जो कुछ हुआ, इन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि कॉलें वगैरह आई, अब वो ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन की बुनियाद पे खत्म, बल्दियाती इलेक्शन और बाकी भी राब्ते वाब्ते तो होते रहते हैं सबके। मेरे हो सकता है कि लंदन में भी राब्ते वगैरह हुए हों। जहाँ तक लंदन में मुलाकातों का है, तो ये पीपल आर रिफरिंग टू अयाज सादिक जब गए थे ना, अयाज सादिक वैसे ही नहीं गए थे। अयाज सादिक, अगर आप आज कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पे देख लें जो मुस्कुराहट है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। उससे पहले वो खुर्शीद शाह साहब से 2-3 उनकी मुलाकातें हुई, जरदारी साहब को पैगाम पहुंचाया गया, एक लाएअमल पे ये एग्री हुए और उस पर मियां साहब ने एग्री करना था। अब अयाज सादिक साहब वापस आए हैं, उन्होंने खुलकर बात तो नहीं की, लेकिन उनकी बातों से अंदाजा लग रहा है कि मियां साहब इस पर एग्री हो गए कि चलें ठीक है, लेट्स गो अहेड, और कोई अदम एतमाद वगैरह की तरफ जाते हैं। लेकिन एक जो पॉइंट ऑफ इनका वो था जहां पे ये एग्री नहीं हो पा रहे थे, वो ये कि वो गवर्नमेंट कितने देर के लिए कायम होगी, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। क्योंकि नून लीग ये कह रही है कि अगर गवर्नमेंट आ जाती है, इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए बाहर घर भिजवा दिया जाता है, वो गवर्नमेंट जो आएगी वो सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आएगी। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि नहीं, आप 2023 तक जो है वो इसको लेके चलें। यहां पे थोड़ी सी इनकी आपस में जो थी वो थी, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी तकरीबन 5-6 महीने मेरा ख्याल है, अगर तो अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और वो हो जाती है। क्योंकि उसमें बड़ा जो हर्डल था वो यही था कि ये कहते हैं कि अगर हम अदम एतमाद ले आए, पहले ये स्पीकर और संजरानी साहब के खिलाफ लेके आएंगे, उसके बाद वो खान साहब पे जाएंगे, तो उनको ये था कि अगर
टेलीफोन कॉलें फिर से आ जाएं तो हमारी इस एक्सरसाइज का फायदा नहीं अच्छा। है। ये जो अभी पुरएतमाद नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ और दूसरी जानिब जरदारी साहब, मेरे ख्याल में कि ये जो लाएअमल इन्होंने तय किया था इस पर ये आपस में एग्री कर गए हैं, और ये जो एतमाद इनको रिफ्लेक्ट हो रहा है ये इस बेसिस पे हो रहा है चूंकि केपी में मुदाखलत नहीं हुई तो वहां पे भी मुदाखलत नहीं हुई। उनके ख्याल में केपी में मुदाखलत नहीं हुई तो अगर जैगम साहब, अब ये कयास आराइयों की हद तक बातें होती हैं और हम कई दफ़ा सुन चुके हैं, जब पीडीएम निकलने लगी तो कहा गया कि मौलाना साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब जो रिसेंट कयास आराइयाँ हैं इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मौलाना का बहुत बड़ा कारनामा है। मौलाना 2019 से पहले के आप हालात देखिए, जो दिसंबर 2000 अक्टूबर नवंबर में मौलाना धरना लेकर आए थे, उससे पहले अपोजिशन की क्या हालत। आप अपने टीवी पर साउंड बाइट नहीं दिखा सकते थे मरियम, हम लोगों के बात करने पे कितनी पाबंदियां थी। तो मौलाना का जो धरना था वो गेम चेंजर था, और उसके बाद उन्होंने पीडीएम को इकट्ठा किया और आगे लेकर चले। और इस वक्त भी आप देखें जो उन्होंने ये फिर से ये इलेक्शन जिसको गेम चेंजर कहा जा रहा है, इसमें भी बहुत बड़ी गेंस, जैसे मेरे कोलीग्स ने भी कहा, उसकी बड़ी वजह ये है कि वो असॉल्ट को लीड कर रहे थे। वो पूरे पाकिस्तान में एंटी इमरान अपोजिशन के लीडर बन के उभरे हैं, वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिगर बन के उभरे हैं। 80 की दहाई के बाद आप देखिए 40 साल पहले वो कहीं इस तरह की एक फिगर हुआ करते थे, और उसके बाद अब आकर उन्होंने अपने आप को रिन्यू किया, और क्या कमाल के साथ कितने थोड़े वक्त में इतना अरसा इक़्तिदार की एस्टैब्लिशमेंट की सियासत करने के बाद उन्होंने अपोजिशन की इतनी शानदार जो है वो सियासत की। अब जहां तक देखिए दो बड़ी पार्टियों की बात है, इनके मफादात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पीपल्स पार्टी कुछ और चाह रही है, मुस्लिम लीग नवाज कुछ और चाह रही है। पीपल्स पार्टी सिंध से बाहर निकलना चाह रही है, पंजाब में रोड्स बनाना चाहती है, सेंटर में हिस्सा लेना चाह रही है। उसका मफाद इसमें है, और उसके मफाद का बड़ा खुल्लम खुल्ला टकराव है पीएमएल से, उसका कैंप अलग है। और जरदारी साहब जिस फार्मूले की बात करें, वो फार्मूला तो उन्होंने टेबल पर रखा हुआ है, आपको मुझे सबको वो बता रहे हैं, 2017 से बता रहे हैं कि भाई माइनस इमरान। इनफैक्ट 18 में तो वो इमरान के साथ मिलकर भी बनाने को तैयार थे कोalition गवर्नमेंट, वो तो इमरान खान तैयार नहीं हुए। लेकिन उसके बाद से जो उनका फार्मूला रहा है कि पीटीआई प्रोबेबली माइनस इमरान, ठीक है जी, और अपोजिशन माइनस पीएमएलएन प्लस पीपल्स पार्टी, और इनकी एक कोalition गवर्नमेंट होपफुली लेड बाय द पीपल्स पार्टी इटसेल्फ। ये उनका बेस्ट केस सिनेरियो है। मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो समझती है कि वो पंजाब को स्वीप कर सकती है, गेन्स कर सकती है दोबारा से दूसरे प्रोविंसेस में, और उसकी बेस पर वो खुद हुकूमत बना सकती है कुछ पार्टियों को अपने साथ मिला के, और अब तो मौलाना और कुछ और जमातें भी उनके साथ हैं। तो इनकी गेम्स में फर्क है। पीपल्स पार्टी को सूट करता है कोई दरमियानी सेटअप, कोई इंटरिम गवर्नमेंट, कोई इस तरह की एपसेट, क्योंकि उसमें उनके लिए रास्ता बनता है। मुस्लिम लीग नवाज को क्या मिलता है, उनका तो इसमें नुकसान होगा, क्योंकि अगला जो साल 1.5 साल है, और उसमें आपको साफ नजर आ रहा है। आप देखिए 12 तारीख को IMF की बोर्ड की मीटिंग है, उससे पहले पीटीआई ने कानून साजी करके देनी है। इतने कवानीन उसके दरमियान में जिन जिन बातों को इस बार ऑर्डिनेंस के थ्रू ये लाना चाह रहे थे, और IMF ने खुद कहा कि ऑर्डिनेंस हमें मंजूर नहीं है, आप जाएं और इसको पाकिस्तान की असेंबली से मंजूर कराएं, और उसमें इन्फ्लेशन भी उसमें मजीद बढ़ेगी, और उसमें आपकी तरक्की भी कम होगी। उसके बाद साल 1.5 साल तो और मुसीबत का है। तो वो तो चाहेंगे कि ये जो साल है ये इमरान खान साहब मजीद अनपॉपुलर हों, और इलेक्शन के टाइम पर अच्छे तरीके से उनको एक लैंडस्लाइड के जरिए से डिफीट दी जाती है। बिल्कुल सही। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। आप तीनों मौजूदों से मैं पूछूंगी कि फिर उस सियासी जमात के साथ ऑपोजिशन की क्या किया जाए जो अंपायर की तरफ देखे, किसी भी सतह पर, किसी भी सूरत में उनकी तरफ देखे, उनका जिक्र करे, जिसने जरदारी साहब के बयान के हर तरह के तर्जुमे किए गए हैं, जो जमहूरियत के बड़े बड़े नारे लगाएं। उसके बाद क्या गुंजाइश बनती है उनकी किसी भी सतह पर इस्टेब्लिशमेंट से मदद हासिल करने की? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें हफ्ते भर की सियासी खबरों के बारे में, और अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जरा कमेंट करते हैं। नून लीग ऑपोजिशन की बात हो रही है तो नून लीग के ऊपर ज़रा फोकस रखते हैं। अतर, आपकी नज़र में अब हम कुछ दिनों से एक और सिलसिला भी देख रहे हैं, नून लीग के कुछ रहनुमा सामने आते हैं, अहम तरीन शायद खाकान साहब हों या फिर ख्वाजा आसिफ साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, वो वाजे बगैर कुछ टाइम लिए वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब अगले उम्मीदवार होंगे वज़ीर आज़म के, लेकिन फिर भी मरीम नवाज़ की तरफ से कोई वाजे बात नहीं की गई। आपको लगता है कि इस चीज़ के ऊपर डिफरेंसेस मौजूद हैं, तो किस सतह पर मौजूद हैं नून लीग में?
देखिए, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, नून लीग जो है ना वो नवाज शरीफ साहब की ज़ात है। चाहे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई हो, वो इमरान खान साहब की ज़ात है। पीपल्स पार्टी है तो वो आपको पता है कि वो भुट्टो खानदान की मलकियत है। तो ये लोग जो मर्जी तासुर देने की कोशिश करें, जो मर्जी बयानात देते रहें, जो मियाँ साहब कहेंगे वही होगा। अगर आप देख लें तो मियाँ साहब की तरफ से अभी तक कोई भी इस किस्म का बयान नहीं आया, ना ही मरियम बीबी ने इस बयानिए को इंडोर्स किया। अब प्रॉब्लम यह है कि जहां तक शायद खाकान अब्बासी साहब हो जाएं या रजा रुबानी हो जाएं, फरतुल्ला बाबर हो जाएं, इनके सामने जो भी वो जो हुक्मरान खानदान है, जो दो खानदान है, वो जो भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे, चाहे उस कैंडिडेट के बच्चे के मुंह में चूसनी भी हो तो ये उसके पीछे भी हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे। इनके जमहूरी क्रेडेंशियल्स इतने हैं, ये हकीकत है। कल ख्वाजा साद रफीक साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अगर आपने मार्शल को रोकना है तो पार्टियों को मजबूत करें, अवामी बनाएं, अवाम के चीजों के ऊपर बात करें। जब पार्टियां खानदानी होंगी तो वो ना फौज को रोक सकती हैं, ना मार्शल को रोक सकती हैं। तो यही इस वक्त डायलामा यही है कि जब तक यही हम बहस करते रहेंगे कि बिलावल होंगे या जुनैद सफदर होंगे या मरियम होंगी, तो इससे मसाइल हल नहीं होंगे, इससे आगे निकलना पड़ेगा। सही। ज़ैगम साहब, एक और मामला, ये जो जरदारी साहब ने इस तरह से बात कर दी कि इनको हटाएं, अब आपकी नज़र में ये जो एक पूरा बयानिया बिल्ड किया ऑपोजिशन ने कि जमहूरियत, वोट चोरी हो गया, ये सब कुछ, इसके बाद अवाम कैसे देखेंगे अगर किसी भी सतह के ऊपर कोई डील करके इनमें से कोई भी जमात आती है? ये अवाम के लिए ये सेकेंडरी मामला है, उनके लिए महंगाई खत्म हो जाए, हालात बेहतर हो जाए, ये यहाँ में मेरे ख्याल डील की जो टर्म है वो अक्सर काफ़ी ट्रिकी है। हमें देखना पड़ेगा कि डील से क्या मुराद है। देखिए, गुफ्तगू तो आपको करनी होगी। इस वक्त जो मामला है, अगर की प्लेयर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही इख्तलाफात जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़ाहिर है गुफ्तगू करके ही किसी नतीजे पर पहुंचना होगा ना। पाकिस्तान के अंदर जो पावर सेंटर्स हैं, खाना जंगी से तो मसला तय नहीं कर सकते, और अगर मुजाहरे भी करें, सड़कों पर भी हैं, तो उसके एंड में भी तो गुफ्तगू ही करनी पड़ती है ना। मोहतरमा ने जमहूरियत की जद्दोजहद लीड की, लेकिन हर बार मुज़ाकरात ही किए ना, जिसको आप डील कह सकते हैं। तो जब पाकिस्तान आई वो भी तो एक अंडरस्टैंडिंग थी ना, हुकूमत में जब आई वो भी तो डील थी, जब दोबारा वो मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान आई तो भी तो डील थी ना। आपने कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो करनी है। अब उस अंडरस्टैंडिंग की नेचर क्या है? क्या ये पार्टियां खुद को जमहूरियत के जिन असूलों की खातिर ये कह रही थी कि हम जद्दोजहद कर रही हैं, क्या उनको फेंक देती हैं? क्या ये उसी तरीके से बी टीम बनने को तैयार हो जाती है, किंग्स पार्टी बनने को तैयार हो जाती है, जिस तरह का ये इल्ज़ाम जो है और लगाती है पीटीआई पर? फिर तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपने असूलों पर सैक्रिफाइस किया है। लेकिन इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जिसमें कोई मिडिल ग्राउंड निकलता है, जिसमें जमहूरियत को तकवीयत मिलती है, और जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और खास तौर पे पिछले 3 सालों में हुए हैं, उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं दोहराए जाते, फिर तो अच्छी बात होगी, अवाम को भी एतराज नहीं होगा, शायद आपको, मुझे भी। गुड डील बैड डील की बात है ज़ैगम साहब, फिर आपकी नजर में तो आदिल, अब ये जी 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 आप मुकम्मल कर लें। जी सही जी कह सकते हैं। मैं अगर आप मुकम्मल कर चुके, मैं जी जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं आदिल की तरफ लेके जाती हूँ। आदिल, लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि इतना बड़ा बयानिया बिल्ड करने की फिर क्या जरूरत है? हम, मेरे थोड़ी बहुत जो राय है उसके मुताबिक, ये जो अपोजिशन की हमारी जमातें, इनके चेहरों के तासुरात बदल जाते हैं, इनका कॉन्फिडेंस बदल जाता है जब इशारे मिलते हैं मुबैना तौर पे कि किसी न किसी सतह पे बात हो रही है। तो ये इस चीज को पुल ऑफ कर सकते हैं आगे? अगर देखिए, बात यह है अफसा के रियलिस्टिक बात करनी चाहिए, और अगर हम ये कहें कि जी पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों का सियासत में कोई लेना देना नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इमरान खान का क्या? देखिए, पावर सेंटर्स जो है ना पाकिस्तान में, हम सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार शुरू से रहा है और आइंदा भी जाके रहेगा। अब अगर नून लीग इनके साथ आगे चलना चाहती है तो उनको मिनिमम अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे जाना पड़ेगा। आप, रियलिटी ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट को माइनस नहीं कर सकते। क्या ऐसा किया खान साहब ने जो नून लीग ना करे? अगर देखिए, 2/3 मेजॉरिटी लेके भी अगर मियां साहब आए ना तो वो उनको माइनस नहीं कर पाए। एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ेगा, और मिनिमम अंडरस्टैंडिंग जो मुझे समझ आई है, जो जहां तक मेरी मालूमात है, वो ये है कि जी आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो इंश्योर करवाने। और मेरे ख्याल में इट हैज़ नथिंग टू डू कि जो मियां साहब ने एक बयानिया बिल्ड किया और पूरा किया, देखिए वो अपोजिशन में थे, उनको निकाला गया, वो पूरी लीडरशिप नून लीग की जेलों में डाली गई, तो बयानिया तो उन्होंने बिल्ड करना था। लेकिन ये भी एक इनकरेजिंग साइन है कि अब हालात अगर अच्छी तरफ जा रहे हैं और इदारों के खिलाफ जो जिस तरह से वो स्पीचेस और वो होती थी वो सारी बंद हो गई हैं, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो इंश्योर करवा लेते हैं
तो ये पाकिस्तानी अवाम की फतह ऐसे होगी कि इस वक्त जो मुल्क की मसाइल है ना, तो जो अवाम चाह रही है, जो अवाम मुंतखब जिनको करेगी, वही अगर इक्तिदार में आए तो मेरे ख्याल में इसी में पाकिस्तान का जो है वो आगे जाके हल बिल्कुल सही है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर इक्तफा करेंगे, बात कहीं और जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका आदिल शाज़ेब, ज़ैगम खान साहब और अतर काज़मी साहब, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए बल्कि इस वीकेंड के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।